आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। आज हमारे देश का, हमारे जनपद का और विश्व का एक बहुत बड़ा समुदाय ईद उल फितर का त्यौहार मना रहा है। समस्त देशवासियों को, समस्त जनपद वासियों को ईद उल फितर की हार्दिक बधाइयाँ और चैत्र नवरात्र में आज माँ चंद्रघंटा देवी के आराधना की भी हार्दिक बधाई। साथियों, आज बात मैं करूंगा मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के बारे में। लेकिन उसके पहले फतेहपुर में जो कल से प्रकृति का तांडव शुरू हुआ है और उससे हजारों हजार हमारे किसान बंधु निराश हैं, उदास हैं और उनकी हजारों एकड़ गेहूं की फसलों का नुकसान हो रहा है, उसके बारे में करूंगा। कल दोपहर के बाद से जो हल्का बूंदाबांदी शुरू हुई वो रात में काफी तेज बरसात के रूप में बरसी। ये वर्षा नहीं थी, ये हमारे अन्नदाताओं के अपेक्षाओं, आशाओं पर प्रकृति का तुषारपात था। कहीं कहीं तो ओले गिरने की भी खबरें आई हैं। ओले गिरने और पानी बरसने से हजारों हजार हेक्टेयर खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को क्षति पहुंची। मेरी प्रशासन से और शासन से ये मांग है कि वो क्षति का आकलन करवा करके और जो उससे प्रभावित हुए हैं किसान, उनको मुआवजा देने का कार्य करवाए। साथियों, अब मैं बात कर रहा हूं ईरान और इजराइल तथा अमेरिका के युद्ध की। आज ये युद्ध का 22वां दिन है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ते हुए उसको अंडर एस्टिमेट मानते हुए 2-4 दिन का समझा था, ठीक वही गलती इजराइल और अमेरिका ने ईरान के बारे में भी की है। ईरान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था इजराइल और अमेरिका ने। सोचा था 2-4 दिन में ये युद्ध हम समाप्त कर लेंगे। उन्होंने प्रयास भी किए। युद्ध के पहले ही दिन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमेनी को उन्होंने मार दिया। उसके बाद से न जाने कितने उनके टॉप लीडरशिप को उसने नष्ट कर दिया। लेकिन युद्ध रुका नहीं। युद्ध का वेग कम नहीं हुआ, वरन बढ़ता ही चला गया। और उस वेग का परिणाम यह हुआ कि न केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका, वरन उस मिडिल ईस्ट के कम से कम 16 देश इस युद्ध की भयंकर विभीषिका में जल रहे हैं। हमारा देश, जिससे पूरे विश्व को काफी उम्मीदें थी और हम अपने आप को विश्वगुरु कहने का दावा भी करने लगे थे, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से न केवल भारतवासियों को वरन पूरे विश्व को भी आघात लगा है। हम कुछ दिनों पहले तक, कुछ सालों पहले तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के अगुआ हुआ करते थे और तब हम सहजता से किसी भी देश पर, किसी भी देश द्वारा किए जा रहे आक्रमण का खुलकर विरोध करते थे। और ये आक्रमण तो पूरी तरह से वैश्विक नियमों के विपरीत था। जो अमेरिका और इजराइल द्वारा किया गया ईरान पर, हमने उसकी निंदा नहीं की। यहाँ तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खोमेनी, जो भारत के काफी करीब थे, जिनके रिश्ते भारत से काफी अच्छे थे, उनकी मृत्यु पर भी हमने तत्काल कोई शोक का संदेश नहीं दिया और उनके मारे जाने की निंदा भी नहीं की। युद्ध के 17वें 18वें दिन जब ईरान की गैस और पेट्रोलियम
व्यवस्था पर इजराइल द्वारा हमला किया जाता है और उसके प्रत्युत्तर में ईरान द्वारा कतर, कुवैत, सऊदी अरब में हमले किए जाते हैं इन भंडारों पर, तो हमने तत्काल निंदा कर दी ईरान की। आपकी ये निंदा जरूर करनी चाहिए थी, लेकिन ये निंदा आपकी उस समय सार्थक होती जब आपने इजराइल द्वारा ईरान के गैस ठिकानों पर किए गए हमलों की भी निंदा की होती। लेकिन नहीं, इससे यह स्पष्ट हो गया कि आप किस खेमे में खड़े हैं और उसका नुकसान देश की 140 करोड़ जनता पर पड़ना शुरू हो गया है। देश के तमाम बड़े महानगरों में, छोटे छोटे शहरों में भी गैस की किल्लत मुंह बाए खड़ी है। हजारों हजार लोग सुबह से गैस की एजेंसियों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते हैं और गैस मिल नहीं रही। अभी जो मैंने कल का मंजर देखा कि सूरत जैसे गुजरात के नगर से लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय मजदूर, प्रवासी मजदूर बसों में, रेलों में भर भर करके गैस संकट के कारण वापस अपने घर आ रहे हैं। इसका क्या बड़ा व्यापक असर होगा, न केवल भारत पर बल्कि लगभग पूरी दुनिया पर। हमने जो सरकारी पक्ष है वो तर्क दे रहा है कि अभी हमने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। कहाँ कंट्रोल किया हुआ है भाई? आपने युद्ध के तीसरे दिन ही घरेलू गैस की कीमतों में 60 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि कर दी, व्यवसायिक सिलेंडरों में 115 रुपए से ज्यादा की वृद्धि कर दी, जिसके कारण महंगाई बढ़ी और किल्लत भी बढ़ी, जिसके कारण इस देश के सैकड़ों शहरों के जो ढाबे थे, जो रेस्टोरेंट थे, वो व्यवसायिक सिलेंडर न मिलने की वजह से बंद हो गए और उनमें काम कर रहे हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए। अभी आपने कल कहा कि हमने प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए 9 पैसे की वृद्धि की है और इंडस्ट्रियल डीजल पर 20 रुपए कुछ पैसे की वृद्धि की है। हमने आम उपभोक्ता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला। कैसी बात कर रहे हैं आप? किसको बेवकूफ समझ रहे हैं आप? इंडस्ट्रियल डीजल के दामों में जब 20 रुपए की वृद्धि होगी तो उन औद्योगिक इकाइयों में बनने वाला सामान क्या वो सस्ता बेचेंगे? क्या उस महंगाई का असर आम जनता पर नहीं पड़ेगा? यह सोचने की बात। युद्ध आपके बस में नहीं था, यह बात सत्य है, लेकिन आप अगर युद्ध में तटस्थ बने होते, स्वाभाविक और वास्तविक रूप से तटस्थ बने होते, कहने के लिए नहीं, तो हो सकता था कि हमारी किल्लतें कुछ कम हो जाती। ईरान जो हमारा पारंपरिक मित्र था, कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि 1965 और 71 का, लेकिन उन लोगों को यह नहीं मालूम है कि 1965 और 71 में ईरान में उस समय अमेरिका की कठपुतली राजशाही थी। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई और आयतुल्लाह खुमैनी का जब शासन ईरान में आया, तब से ईरान हमारा पारंपरिक मित्र बना हुआ था। याद कीजिए 1994 में जब यूनाइटेड नेशन में इस्लामिक कंट्री द्वारा कश्मीर के मुद्दे पर एक प्रस्ताव लाया गया, तब केवल एक ईरान था जो उस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था और भारत की किरकिरी होने से उसमें बची। यही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर और वर्तमान प्रधानमंत्री तक, अभी कुछ महीनों पहले तक, चाबहार बंदरगाह को भारत के लिए एक सौगात बता रहे थे और न जाने कितने पैसे, कितने अरब रुपए हमने चाबहार बंदरगाह के विकास पर इन्वेस्ट किए, निवेश किए। लेकिन एक अमेरिका के कहने पर हमने चाबहार का बंदरगाह भी छोड़ दिया। वो ईरान जो हमको रुपए में तेल देता था और
हमको बोनस भी देता था, ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री में देता था, उससे हमने अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना बंद कर दिया। उसके बाद हम रूस की ओर लौटे, रूस से तेल लेने लगे। रूस भी हमारा पारंपरिक मित्र था, लेकिन आपने अमेरिका के कहने पर रूस से भी तेल खरीदना कम कर दिया। ये कौन सी विदेश नीति थी आपकी? क्या कारण है? इतना कमजोर भारत कभी नहीं दिखाई पड़ा वैश्विक राजनीति में। वैश्विक कूटनीति में भारत कभी इतना इग्नोर नहीं दिखाई पड़ा जितना इस महायुद्ध में दिखाई पड़ रहा है। भारत की एक परंपरागत विदेश नीति थी कि हम गुटनिरपेक्ष हैं, और गुटनिरपेक्ष रहते हुए हम किसी भी गलत काम का विरोध, किसी भी देश के द्वारा गलत काम किया गया हो, किसी भी देश के प्रति किया गया हो, उसकी निंदा करने को स्वतंत्र थे। और हमारे पीछे कम से कम 90-92 देश थे। आज आपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि आप अमेरिका और इजराइल के पक्ष में खड़े हैं। हंसी तो तब आई जब प्रधानमंत्री इस युद्ध के शुरू होने के 48 घंटे पहले तक इजराइल में थे और वहां मेडल प्राप्त कर रहे थे। क्या विश्व राजनीति में इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को यह न मालूम चला हो, यह आभास न हुआ हो कि युद्ध अब होने वाला है या युद्ध होने जा रहा है? यह संभव प्रतीत नहीं होता। अब आपने केवल मेडल ही नहीं प्राप्त किया, आपने इजराइल को फादरलैंड कह करके इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम किया। ये युद्ध निरंतर, रोज, प्रति क्षण, प्रति घंटे एस्केलेट कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और भगवान न करे यदि ईरान समर्थक किसी गुट को यह आभास हो जाए और उसके दिमाग में यह बात आ जाए तो हार्मुज यानी जल डब्ल्यू मध्य के नीचे से जो इंटर लाइनें बिछी हुई हैं, अगर उनको काट देता है तो विश्व में क्या होगा? आपने सोचा है? नहीं सोचा। और जो संकट पड़ रहा है इस समय भारत में इस युद्ध की वजह से, उससे हमारी अर्थव्यवस्था दिन पर दिन नीचे गिरती चली जा रही है। कल भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर के मुकाबले 93 रुपए को पार कर गया। आप समझते हैं इसका मतलब? क्या इस देश में मुद्रा प्रसार नहीं होगा? मुद्रा संकुचन नहीं होगा? मंदी की मार नहीं पड़ेगी और उससे इस देश का कोई वर्ग अछूता नहीं रह जाएगा। आप भले ही अपने आप को विश्व गुरु कहते रहे, लेकिन आज विश्व में कोई आपकी सुनने वाला नहीं, कोई आपको पूछने वाला नहीं। कारण सब लोग जान चुके हैं कि जो स्वयं अमेरिका के इशारे पर नाचता हो, उससे किस चीज की आशा की जा सकती। ईश्वर सद्बुद्धि दे, मां दुर्गे सद्बुद्धि दे हमारे भारतीय नेतृत्व को कि वो फिर से एक बार सशक्त होकर विश्व राजनीति में उभरे और खुलकर गलत को गलत कहने का और अच्छे को अच्छा कहने का साहस उसके पास आए। इसी कामना के साथ आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।